हेलो पार्टिसिपेंट्स, मेरा नाम है सुशील और आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम यहाँ पे अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन का जो सेकंड सेशन है उसको यहाँ पे हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये सेकंड सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने फर्स्ट जो सेशन है वो अटेंड किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो फर्स्ट सेशन आप अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप बेसिकली सेकेंड सेशन आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो सर इस सेशन में आज हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन का मतलब है अकाउंटिंग को एंड टू एंड हैंडल करना। एंड टू एंड का मतलब सर कि फ्रॉम डे बुक प्रिपरेशन, जिसको हम एंट्री बोलते हैं, और अप टू बैलेंस शीट प्रिपेयर करने तक का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन। ठीक है, और सर इसमें 3 स्टेप होते हैं, ये आपने बताया था। पहला स्टेप आपका बुक कीपिंग होता है, दूसरा स्टेप आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, और तीसरा स्टेप आपका होता है टैक्सेशन का। और तीनों स्टेप के सब स्टेप भी हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, हम जो पहला स्टेप है बुक कीपिंग, क्योंकि मुझे वो जो तीनों स्टेप्स हैं उसको भी इन डिटेल पहले आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम एकदम इन डिटेल सीखेंगे, जिससे कि हमें किसी भी हम कंपनी में चले जाए तो वहाँ पे हमें चैलेंजेस ना फेस करना पड़े, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज ना हो कि यार ये हम हैंडल कैसे करेंगे। है ना, करेक्ट है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक केस स्टडी कंसीडर करने के पहले हम पहले ये तीनों स्टेप को इन डिटेल समझते। तो आज के सेशन में हम पहला जो स्टेप है बुक कीपिंग अकाउंटिंग, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन का स्टेप है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम केस स्टडीज़ लेना चालू करेंगे, प्रोप्राइटर के, पार्टनर के, LLPs के, कंपनीज़ के, है ना, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के केस स्टडी लेंगे हम, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। है ना, करेक्ट है। डिफरेंट केस स्टडीज़ के थ्रू हम ये पूरे जो स्टेप्स हैं, ये जो पूरा फाइनलाइजेशन है उसको प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। ठीक है, करेक्ट है। तो सर आज का जो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट किसके लिए होगा पता है? जो लोग टोटली फ्रेशर है ना, जिनका जो बेसिकली एकदम अकाउंटिंग जो है, जो उनके एकेडमिक में जो है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाया, प्रॉपर समझ नहीं पाए, है ना, करेक्ट है। तो हम पहला स्टेप जो है उनके लिए है। तो जो लोग एक्सपीरियंस जो लोग हैं जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पता हो, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अटेंड करिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम अकाउंट्स में काम करते हैं 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो काम करते करते बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो हम डे टू डे में हैंडल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो रह जाता है दिमाग में, है ना, तो वो चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सर हमने पिछले सेशन में ये बुक कीपिंग ये जो स्टेप है, करेक्ट है, इसमें 3 स्टेप आपने बताया था, दैट इज डे बुक, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। ये 3 सब स्टेप है पहले स्टेप के। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि आज हमें पहला स्टेप डिस्कस करना है। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि सर अगर आपको बुक कीपिंग अकाउंटिंग बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, करेक्ट है, तो आपको जो गोल्डन रूल्स है आपके रियल के, पर्सनल के, नॉमिनल के, वो बाय हार्ट होनी चाहिए, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो बाय हार्ट तो आपको होंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आगे रिपीट करता हूँ कि हो सकता है कि हमें जो है बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो कंपनी में सॉफ्टवेयर पे करना है, टैली पे, SAP पे, ओरेकल पे, क्विक बुक पे, देयर आर न्यूमरस सॉफ्टवेयर। बट सर हमें सॉफ्टवेयर पहले नहीं सीखना, पहले हमें अकाउंटिंग सीखना है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर रहे ना रहे, कोई भी सॉफ्टवेयर है, फंडामेंटल सेम रहेंगे, मैं ऑलवेज बोलता हूँ। तो इसके लिए आपको पहले अकाउंटिंग सीखिए, जिसलिए हम ये एक्सेल पे पूरी चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है, और फिर हम सॉफ्टवेयर पे भी आएंगे, टैली पे भी आएंगे, SAP पे भी आएंगे, है ना, करेक्ट है, सिंपल इसको समझेंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले यहाँ पे बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक कीपिंग का मतलब होता है, अगर आपको ध्यान में मैंने बताया था कि अगर कोई शेफ हुआ, ठीक है, करेक्ट है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो साइंस, आर्ट्स या फिर जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से वो लोग भी अटेंड करते हैं, तो वो भी इस चीज़ को एक लेमन लैंग्वेज में कोरिलेट कर पाए। ठीक है, तो मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लेते हैं आप एक जो बेसिकली आप शेफ हैं या कुक हैं, खाना बनाने वाले, तो बुक कीपिंग का मतलब होता है खाना बनाना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है खाने को सर्व करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम लोग खाना बनाना सीखेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो टाइम आपका कंसीडर होता है, कंज्यूम होता है, वो बुक कीपिंग में ही होता है। इसलिए जो जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखेंगे, चाहे टैली, SAP आपने काम किया हो, तो वहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, P&L, बैलेंस शीट या कैश फ्लो वगैरह, वो आपको सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, करेक्ट है, लेकिन एंट्री आपको करनी होती है। इवन लेजर और जो ट्रायल बैलेंस है वो भी बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करता है, बट फिर भी वो कैसे बनता है वो क्लियर होना चाहिए, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है ये माइंड में रखते हुए कि हम टोटली फ्रेशर हैं, हमने अकाउंटिंग में एक भी दिन काम नहीं किया है, ठीक है, हमारा फर्स्ट डे अकाउंटिंग का है, और हमें
बुक कीपिंग में एग्जैक्टली करना क्या, एकदम टोटल फ्रेश। तो यहाँ पे हम जो है जो बुक कीपिंग अकाउंटिंग है पहले स्टेप को एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सर अकाउंटिंग का मतलब क्या है। सो अकाउंटिंग का मतलब है कि सर जो पास्ट में ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, ठीक है, पास्ट में ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, उसको जो है प्रॉपरली एक डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना, मतलब अकाउंटिंग, ठीक है। एक प्रॉपर आप बोल सकते हो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज अकाउंटिंग, है ना, करेक्ट है। तो सर मान के चलो कि आपकी कंपनी में जो है बेसिकली परचेज हुआ है, आपकी कंपनी में क्या हुआ है, परचेज हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं आपकी कंपनी में 500 क्वांटिटी परचेज हुई है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज हुआ है, ठीक है, 500 क्वांटिटी परचेज हुई है एट 60 ईच, ठीक है। कितने की एक क्वांटिटी की प्राइस है 60 ईच, ये आपने परचेज किया, परचेज किसी से भी किया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हमने किया है, ठीक है, करेक्ट है, ये ट्रांजेक्शन से हम कैसे डे बुक प्रिपेयर करेंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, पूरा समझेंगे, ठीक है। ये हमें समझना क्यों है, क्योंकि मान के चलो अगर आप कहीं गए अकाउंटिंग इंटरव्यू के लिए, कहीं पे भी गए और वहाँ पे उन्होंने आपको कोई ट्रांजेक्शन दे दिया और पूछा ये लेजर में इम्पैक्ट कैसे आएगा, तो अगर आप टोटली सॉफ्टवेयर पे डिपेंड हो गए तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि लेजर बनता कैसे। इसलिए आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स है ना, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, अगर एक बार क्लियर हो गया ना, ठीक है, करेक्ट, और क्यों बनाया जाता है वो भी अगर आपको क्लियर हो गया, ठीक है, करेक्ट है, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो है बेसिकली बेसिक फंडामेंटल पे वापस काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, ठीक है, ये आप क्लियर रख लीजिए। तो सर हमने मान लेते हैं कोई कंपनी में गए या कहीं ज्वाइन किया ए लिमिटेड, ठीक है, करेक्ट है, हम ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, और उस कंपनी में एक ट्रांजेक्शन है जहाँ पे उन्होंने 500 क्वांटिटी परचेज किया है 60 के रेट से, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस एंट्री के थ्रू पहले डे बुक बनाना है, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम डे बुक पे आते हैं। तो डे बुक बनाना मतलब हमें इस ट्रांजेक्शन को जो है डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना, और अगर आपको डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना है तो ये गोल्डन रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो हमें हमारे कॉलेज डेज में बताया गया कि आप ये पढ़ लो तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ये मार्क्स का जो है हमने माइंड सेट रख के वो चीज़ें सीखी हैं, बट अब हमें यहाँ पे सैलरी लेनी, पैसा कमाना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सर सिंपल है यहाँ पे कि आपने परचेस की है 500 क्वांटिटी, कितने के रेट से करिए सर, 60 के रेट से करिए। सर ये जो आपने परचेस किया है, क्या इसका एक फिजिकल प्रेजेंस है, क्या हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल सर, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रेजेंस हो, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, तो ऑलवेज उस पर आप रियल का रूल लगाओ। क्या लगाओ? रियल का रूल लगाओ, ठीक है, करेक्ट है। और रियल का रूल क्या बोलता है सिंपल तरीके से कि सर आप या तो डेबिट करो या तो क्रेडिट करो, ठीक है, करेक्ट है, बराबर। तो अगर 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 वो चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कम्स इन, तो आप डेबिट कर दो। अगर वो चीज़ आपके पास से जा रही है तो आप उसको कर दो बेसिकली क्रेडिट, गोज आउट, ठीक है। तो अगर आ रही है तो डेबिट और जा रही है तो क्रेडिट, गोज आउट, सिंपल है। तो सर मेरे पास जो है प्रोडक्ट आ रहा है क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए टेक्निकली? सर डेबिट होना चाहिए क्योंकि वो चीज़ आ रही है आपके पास और वो चीज़ का फिजिकल प्रेजेंस है, तो हम रियल का रूल लगाएंगे, है ना, करेक्ट है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिए कि अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करें एकदम बेसिक कर रहे हैं, लेकिन जब हम केस स्टडीज में जाएंगे तो ये चीज़ काफ़ी एडवांस हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, करेक्ट है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट क्यों किया सर आपने? क्योंकि ये रियल का रूल हमने लगाया और रियल में जो चीज़ आती है फिजिकली वो आपकी कम सीन होगी, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने परचेज डेबिट किया, कितने से डेबिट होगा, तो सर 500 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं और 60 का रेट है, तो हमारा टोटल हो गया यहाँ पे 30,000। कितना हो गया? 30,000 का हो गया, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझते हुए चलनी है कि जब भी हम बुक कीपिंग करते हैं, क्योंकि ये खास करके ये सेशन फ्रेशर के लिए बनाया गया, ठीक है, तो फ्रेशर को बहुत बारीक बारीक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सर जब भी हम बुक कीपिंग करते हैं तो बुक कीपिंग के 2 सिस्टम है। बुक कीपिंग के कितने सिस्टम है? 2 सिस्टम है, ठीक है। एक आपका सिंगल बुक कीपिंग सिस्टम, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, या फिर आप दूसरा है आपका डबल बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री, ठीक है, या फिर सिंगल बुक कीपिंग या डबल बुक कीपिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सर ये आप क्यों बता रहे हो? मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर हमने जो है बेसिकली कोई चीज़ परचेस किया है, हमने डेबिट कोई चीज़ किया है,
तो हमें उतने ही अमाउंट की कोई चीज़ क्रेडिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में हम कहीं भी चले जाए तो हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब जितने का डेबिट होगा उतने का क्रेडिट होगा। हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते कि खाली हमने डेबिट कर दिया क्रेडिट कुछ नहीं होगा। नहीं, एंट्री तभी कंप्लीट मानी जाएगी आज के डेट में कि आप जितने की डेबिट करोगे उतने की आपकी क्रेडिट होनी चाहिए। इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम या डबल बुक कीपिंग सिस्टम, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो सर आपने परचेज तो डेबिट किया, क्लियर है, क्योंकि आपने रियल का रूल लगाया। अब समझना आपको क्या है कि जो आपने परचेस किया है, ठीक है, ये आपको फ्री में हुआ है क्या? सर बिल्कुल नहीं, फ्री में क्यों हुआ होगा? हमने पे किया होगा। किसको? वेंडर को, है ना, जिसे हमने परचेस किया होगा उसको पे किया होगा ना। बिल्कुल सर, पे किया होगा। तो सर जो पैसा है, भले वो बैंक में हो या आपके पास कैश फॉर्मेट में हो, ठीक है, दिखता है ना, उसका भी फिजिकल प्रेजेंस है। तो सर उस पर भी हम रियल का रूल लगाते हैं। तो सर आपके पास से पैसा जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये गोज आउट होगा। क्या होगा? गोज आउट, क्योंकि पैसा जा रहा है तो यहाँ पे आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने का? 30,000 का, 30,000 का। तो सर हमने जितने की डेबिट करी उतने की क्रेडिट भी किया। द रीजन बीइंग क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने एज अ फ्रेशर, क्योंकि ये सेशन खास करके फ्रेशर के लिए पहला स्टेप, ठीक है, करेक्ट है, तो जहाँ पे आपको अगर पूछा है कितने एंट्री के सिस्टम है तो 2 है सर, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, करेक्ट है, एक डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग मेथड 2 अलग चीज़ है। मैं अभी तक अकाउंटिंग मेथड पे नहीं आया, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है सिस्टम जो है डबल एंट्री, मतलब जितने की डेबिट हुई उतने की क्रेडिट होगी, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे जो भी लोग ये सेशन अटेंड करें उसमें से कुछ लोग एक्सपीरियंस भी होंगे, काफ़ी लोग होंगे, क्योंकि हमारे सेशन काफ़ी करके एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो काफ़ी अटेंड करते हैं। तो उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमारी कंपनी में या हमारे एंटिटी में हम तो ये एंट्री करते ही नहीं, है ना, करेक्ट है। हम तो क्या करते हैं, हम तो पहले किसी चीज़ को बुक करते हैं और बाद में पे करते हैं, है ना, ये हम करते हैं। गलत नहीं है, मैं उस पर भी आता हूँ, ठीक है। पहले ये क्लियर हो गया आपको, ये एंट्री रॉन्ग नहीं है, एंट्री परफेक्ट है, ठीक है। अब होता क्या है प्रैक्टिकली कि सर मैंने मान के चलो जो परचेस किया है ये मैंने 10 अप्रैल को किया है। कभी परचेस किया आपने? 10 अप्रैल को परचेस किया, ठीक है, करेक्ट है। और मैं उसको जो पेमेंट करने वाला हूँ वो मैं उसको पेमेंट करने वाला हूँ मान के चलो 10 मई को, ठीक है। मैं पेमेंट कभी करने वाला हूँ? 10 मई को पे करने वाला हूँ, ठीक है, 10 मई को पे करूँगा। तो आप 10 अप्रैल को आपने जो परचेस किया है, या फिर आप 10 जून को आप उसको क्या करने वाले? पे करने वाले, है ना। तो अलग अलग डेट आ गई, ठीक है। एक आ गया आपका 10 अप्रैल और एक क्या आ गया सर आपका 10 जून। 10 जून आया, ठीक है। तो सर एक डेट को मैं परचेस कर रहा हूँ और दूसरे डेट को मैं पे कर रहा हूँ। तो क्या सर मैं ऐसे करूँ कि आज मैं परचेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूँ परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसे कर दूँ, ठीक है, ऐसे कर दूँ। और फिर जब मैं पे कर रहा हूँ कभी 10 जून को, उस दिन को मैं करूँ ऐसे टू बैंक अकाउंट। ऐसे चलेगा क्या सर? ऐसे चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि जिस दिन को आप एंट्री कर रहे हो उसी दिन को आपका डेबिट भी होना चाहिए और उसी दिन को क्रेडिट भी होना चाहिए। बट सर हमारा तो परचेज 10 अप्रैल को हो रहा है और पेमेंट आप 10 जून को कर रहे हो, है ना। तो सर एक दिन को आपका डेबिट हुआ, दूसरे दिन को क्रेडिट हुआ, है ना, करेक्ट है, बराबर। तो करना क्या है यहाँ पे कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हम आज परचेस कर रहे हैं, पेमेंट भले हमें 2 महीने बाद करना है 10 जून को, तो एंट्री तो आज करनी होगी, है ना। तो हमने परचेस किया किससे? सोचिए सर, हमने परचेस किया है वेंडर से, है ना, करेक्ट है, वेंडर से किया है। और वेंडर क्या होगा? वेंडर कोई ना कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एंटिटी हो सकती है ना, करेक्ट है। तो जहाँ पे भी कोई नाम आए, कोई पर्सन का नाम, कोई एंटिटी का नाम, है ना, करेक्ट है। अब आप बोलोगे, यहाँ पे कुछ लोग मुझे पूछते हैं नॉर्मली क्लासरूम में कि सर अगर आप किसी पर्सन की बात करोगे भी तो फिजिकल प्रेजेंस में है, बट वो एक सजीव चीज़ है ना, करेक्ट है, वो एक लिविंग थिंग है। तो सर जो बेसिकली आपका पर्सन हुआ या फिर कोई कंपनी को भी एक लीगल एंटिटी अलाउड है ना, एज पर कंपनीज एक्ट। तो सर वहाँ पे जहाँ पे भी नाम आए किसी कंपनी का या पर्सन का, तो वहाँ पे आप पर्सनल का रूल लगा दो, जहाँ पे बोला गया है कि आप अगर वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करना और अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करना। तो आपको समझना है यहाँ पे कि सर जब 10 अप्रैल को आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो 10 अप्रैल को, वो जो वेंडर है वो आपको माल दे रहा है कि वो आपसे माल ले रहा है? सर वो हमें माल दे रहा है, मतलब वो गिवर हुआ, और गिवर का रूल क्या है? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम करेंगे टू वेंडर अकाउंट, टू क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट करेंगे, टू वेंडर अकाउंट करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। और कितने का वेंडर अकाउंट आएगा हमारा यहाँ पे? 30,000, ठीक है, 30,000 कैसे? 500 into 60, ठीक है, 30,000 का हमारा आ गया यहाँ पे, सिंपल है। तो हमने कर दिया सर परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और जब हमें पे करने की बारी आएगी तो हम 10 जून को पे करेंगे, है ना। तो 10 जून को अब
जो जिस वेंडर ने हमें माल दिया, अब वो वेंडर रिसीवर बन गया। किस चीज़ का रिसीवर बन गया सर? अमाउंट का। वो हमें हमसे पैसा लेगा, रिसीवर बन गया। और रिसीवर हो तो हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो हम करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे? 30,000। कितने से करेंगे सर? 30,000 से करेंगे। सिंपल है कि नहीं सर? सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। तो हम 30,000 से क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। तो सर आपने पहले ये वाली एंट्री करी, ये वाली एंट्री करी, और फिर आपने 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 ये वाली एंट्री करी, है ना? करेक्ट है। ये वाली एंट्री तो आपने अज्यूम करी कि आपने उसी दिन परचेज भी किया और उसी दिन आपने क्या कर दिया? पेमेंट भी कर दिया। बट यहाँ पे केस क्या बन रहा है कि परचेज आप किसी और दिन को कर रहे हो और पेमेंट किसी और दिन को कर रहे हो, है ना? तो सर कौन सी एंट्री सही है? सर दोनों भी सही है। दोनों क्यों सही है सर? अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि हम एंट्री सिस्टम क्या फॉलो करते हैं सर? हम डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं कि मतलब जितने की डेबिट उतने की क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग मेथड की मैं बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? अकाउंटिंग मेथड। एक होता है एंट्री सिस्टम, एक होता है अकाउंटिंग मेथड। तो अकाउंटिंग मेथड में हमें बेसिकली दो तरीके के मेथड दिए गए। ठीक है, दो तरीके के मेथड दिए गए। ठीक है, करेक्ट है। एक तो आपका कैश मेथड और दूसरा जिसको हम मर्केंटाइल या फिर हम अक्रूवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रूवल। ठीक है, या फिर उसको आप मर्केंटाइल बोल लो या फिर अक्रूवल बोलो, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो सर सिंपल तरीके से तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग के कितने मेथड है? तो सर अकाउंटिंग के दो मेथड है, या तो कैश या तो अक्रूवल, या फिर अक्रूवल को मर्केंटाइल भी बोल सकते हो। तो अगर आप एक ही एंट्री में परचेज और पेमेंट दोनों कर दे रहे हो तो वो कैश मेथड हो गया अकाउंटिंग का। और अगर आप पहले बुक कर रहे हो और बाद में पे कर रहे हो तो उसको आप मर्केंटाइल या फिर अक्रूवल बोलोगे, जो आपको बोलना है। ठीक है, सिंपल है। अब सर मुद्दे की बात क्या आती है पता है? कि सर जब मैं कंपनी में काम करूँगा, मान लेते मैं फ्रेशर हूँ और मैं कंपनी में पहली बार जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना है मैं कैसे डिसाइड करूँगा? या फिर कौन सा मेथड कंपनी में ज़्यादा फॉलो होता है? सिंपल एक क्वेश्चन एज अ फ्रेशर मेरे माइंड में आना चाहिए। तो सर पहली चीज़ आपको ध्यान रखें कि कंपनी में दोनों मेथड फॉलो होता है। कंपनी में हाइब्रिड होता है, मतलब कुछ जगह आपको कैश मिलेगा और मोस्ट ऑफ द एंट्री आपको जो है बेसिकली अक्रूवल या फिर मर्केंटाइल से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सर मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सी ट्रांजैक्शन में मुझे कैश मेथड फॉलो करूँ और किस में मैं अक्रूवल फॉलो करूँ? मैं कैसे डिसाइड करूँगा एज अ कैंडिडेट, है ना? तो सबसे पहले तो रीज़न आपके सामने ही है कि सर अगर आपका बिजनेस क्रेडिट पे हो रहा है, मतलब आप परचेज सेल कर रहे हो, तो एक दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दूसरे दिन आपका पेमेंट रिसीट हो रहा है, तब तो आपको अक्रूवल ही फॉलो करना है। ठीक है, करेक्ट है। और जहाँ पे आपका इमीडिएटली बेसिकली सेल परचेज हो रहा है, जैसे आप समोसे की दुकान पे चले गए समोसा लेने के लिए, है ना, करेक्ट है, तो आप तुरंत पैसा दोगे, तुरंत आप समोसा ले लोगे, वहाँ पे क्यों आप अक्रूवल अकाउंट नहीं करोगे? तो वहाँ तो वो कैश ही फॉलो करेगा, है ना। बट कंपनीज में भी आपको कुछ जगह कैश देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कंपनी में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, स्टाफ का कोई बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और आपके किसी ऑफिस पर्सन ने केक लाया, तो क्या आप उसका स्टाफ वेलफेयर टू बेसिकली वेंडर जिसे आपने केक लाया फिर वेंडर टू कैश करोगे, डबल करोगे क्या? नहीं सर, हम रोज़ थोड़ी ना केक लेते हैं, है ना, या रोज़ बर्थडे सेलिब्रेट थोड़ी ना हम कर रहे हैं, है ना, करेक्ट है। या फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे, मान लेते हैं हमारे पे बहुत सारे स्टाफ है, तो क्या हम एक ही दुकान से थोड़ी ना केक लाएंगे, है ना। तो सर अगर आप किसी चीज़ का डबल एंट्री कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वहाँ पे उसका एक लेजर क्रिएट हो रहा है, एक लाइन आइटम क्रिएट हो रहा है, इसको लाइन आइटम बोलते हैं। ठीक है, तो वो लाइन आइटम आपके सिस्टम में रहेगा, तो अगर आपको कोई पूछे या फिर आपको डिसीजन लेना हो कि मुझे कौन से ट्रांजैक्शन का कैश मेथड करना है, कौन से ट्रांजैक्शन का अक्रूवल करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये डिसाइड खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द आपको अक्रूवल ही फॉलो करना है कि पहले आप इनवॉइस बुक करो फिर पे करो, भले आप उसी दिन पे करो फिर भी आप बुक करो फिर पे करो। बट जहाँ पे आपको किसी पार्टी का या किसी कस्टमर का, वेंडर का आपको कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, मतलब उसका कोई आपको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या फिर आपको एजिंग रिपोर्ट, है ना, या फिर उसका कोई स्टेटमेंट मैनेजमेंट आपसे नहीं मांग सकती, है ना, जिसका आपको कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं करना है, तो फिर उसका आप सिंपल परचेज टू बैंक कर सकते हो। जैसे हम SAP में करते हैं, कुछ वन टाइम वेंडर्स होते हैं, है ना, करेक्ट है, या फिर हम कभी कभी किसी से एक ही बार परचेज कर रहे हैं, है ना, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आप सीधा फर्स्ट कैश अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर सकते हो। सिंपल है, आपको
अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप डिस्कस करो, ठीक है। तो सर यहाँ पे मैंने क्या समझा, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे समझा कि बुक कीपिंग के 2 सिस्टम होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम, है ना, करेक्ट है, जिसमें हम जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट करते हैं। और हमने ये भी समझा कि अकाउंटिंग के मेथड 2 होते हैं। सिंपल हो गया, पहला स्टेप आपको बुक कीपिंग का क्लियर हो गया, बट इसको हम और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट भी आपको बताते हुए चलूंगा, क्योंकि हम जो है ना कोई भी जो स्कोप जो छोड़ेंगे नहीं कि जहाँ पे सर ये चीज़ आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ये चीज़ मुझे कंपनी में कुछ नया पूछा गया है ना, या फिर ये कॉमन है, ये आपने क्यों नहीं लेक्चर में एक्सप्लेन किया, है ना। कुछ चीज़ें हमसे भी छूट सकती हैं तो आप वो पूछ सकते हो, ठीक है, करेक्ट है। बट जो बेसिक्स है एटलीस्ट उतना तो कवर करना ही चाहिए, है ना। तो मान के चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप डिस्कस करो, ठीक है। अब मान के चलो कि आप जो है बेसिकली उससे 500 क्वांटिटी के बदले, करेक्ट है, आपने सडनली आपने उसको ऑर्डर 5000 क्वांटिटी का दे दिया। आपने उसको ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का दे दिया सर? 5000 क्वांटिटी का। तो मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, करेक्ट है, पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताते हुए चलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मान के चलो कि जहाँ पे आप 500 क्वांटिटी परचेस करते हो, अब आपका सडनली जो ऑर्डर हुआ वो 5000 क्वांटिटी का हो गया। कितने का? 5000 क्वांटिटी का हो गया, ठीक है, करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ कि सर जहाँ पे आप 500 क्वांटिटी रेगुलरली परचेस करते हो, सडनली आपने 5000 क्वांटिटी, है ना, 10 गुना 10 टाइम्स आपने आपकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो डेफिनेटली आप वेंडर को क्या बोलोगे? सर डिस्काउंट देना। क्या बोलोगे वेंडर को? डिस्काउंट देना, ठीक है, डिस्काउंट देना बोलोगे, बराबर। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से ध्यान में क्या रखना है कि अगर मैं बोलता हूँ उनको, वेंडर को, कि हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए, है ना, करेक्ट है, क्योंकि हम हमेशा 500 क्वांटिटी लेके जाते हैं, आज हमें 5000 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो मान के चलो वेंडर ने बोला ठीक है सर, आप 60 के बदले हमें 55 रुपया दीजिए, 5 रुपये का पर आइटम पे डिस्काउंट हुआ, ठीक है, डिस्काउंट हुआ। तो सर यहाँ पे मैं एंट्री कैसे करूँगा? ध्यान से देखना, पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, फिर एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो सर आप सिंपल करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 क्वांटिटी आपने परचेज किया, करेक्ट है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो आपके पास 60 का आ रहा है, क्योंकि उसका एक्चुअल प्राइस 60 है, ठीक है, तो 3 लाख का गुड्स आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेंडर है उसको आपको 60 के रेट से पे करना है क्या? नहीं सर, उसको तो 60 के रेट से क्यों पे करेंगे, उसको तो हमें पे करना है 55 के रेट से, ठीक है, करेक्ट है। तो उसको कितना पे करना है? 2,75,000 करना है। अब सर डबल एंट्री सिस्टम में जितने का डेबिट हो उतने का क्रेडिट होना चाहिए। तो सर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है क्या? नहीं सर, मैच नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 25,000 का। तो सर ये 25,000 आपके लिए क्या हुआ सर? फायदा हो गया, है ना, करेक्ट है। और फायदा दिखता है क्या? उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस है? नहीं सर, है ना। तो सर अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है, मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ यूजुअली हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये तरीका ध्यान रखने का, ठीक है। ऐसे तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ये तीनों जो रूल्स हैं उसका क्या लिखा है, करेक्ट है, वो याद करने की चीज़ है, बट प्रैक्टिकली कोई चीज़ एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको याद कैसे करना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही है और फिर भी वो चीज़ हो रही है, जैसे आपने कोई सर्विस यूज़ करी, तो सर्विस दिखती है क्या? नहीं, खाली एनर्जी पास होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो उसी तरह ये जो आपको प्रॉफिट हुआ 25,000 का, ये दिख रहा है क्या? नहीं, है ना, करेक्ट है। तो सर जो चीज़ ना दिखे उस पर नॉमिनल का रूल लगा दो, सिंपल है। क्या बोलता है सर? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, करेक्ट है। और क्रेडिट क्या होता है? इनकम एंड गेन। यही होता है कि नहीं? बराबर सर, यही होता है। तो सर आपको अभी क्या हुआ है? गेन हुआ है ना, तो गेन हुआ तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो सर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस 25,000 को क्या लिखूंगा? यहाँ पे 25,000 को लिखूंगा टू ट्रेड डिस्काउंट। क्या लिखूंगा मैं? ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ट्रेड डिस्काउंट क्यों लिखा? डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, एक ट्रेड और एक कैश। अभी तक मैंने कैश एक्सप्लेन नहीं किया, ट्रेड डिस्काउंट में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका मतलब है कि सर जब भी आपको क्वांटिटी पे मोस्टली डिस्काउंट मिले, किस पे मिले? क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिले, और वो डिस्काउंट यूजुअली बिल बनाने के पहले हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट आपके लिए गेन हो गया क्योंकि आपने रिसीव किया, अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे कंसीडर करते हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल मैं ये एंट्री लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो प्लीज आप डिस्कस करो। अब
यहाँ पे आपको उस वेंडर को कितना पे करना है सर, उस वेंडर को मुझे 2,75,000 करना है, तो सर यहाँ पे 2,75,000 कंसीडर कर लीजिए, है ना, करेक्ट है। अब हुआ क्या कि सर हम 10 अप्रैल को परचेस करते हैं और उस पर्सन को 10 जून को पे करते हैं। कितने महीने बाद पे करते हैं सर? 2 महीने बाद पे करते हैं, है कि नहीं? 2 महीने बाद पे करते हैं। तो सर अगर आप उस पर्सन को बोलो कि सर मैं आपको 2 दिन में पे करने के लिए रेडी हूँ, कितने दिन में रेडी हूँ, मतलब मैं आपको पैसा 12 अप्रैल को ही पे करने के लिए रेडी हूँ, तो सर कौन ना बोलेगा? 2 महीने का पैसा 2 दिन में आ रहा है, अच्छा है, वेल एंड गुड है ना। क्योंकि जब भी कोई कंपनी क्रेडिट पे अगर किसी को सामान दे रही तो कंपनी कहीं ना कहीं कहीं से पैसा उसने इन्वेस्ट किया होगा या कहीं से बोरो करके क्रेडिट पे दिया होगा, है ना, करेक्ट है। जैसे आपके यहाँ पे ओडी अकाउंट वगैरह यूज़ होता है, तो आपने ओडी से पैसा यूज़ किया होगा वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिर आप क्रेडिट पे दे रहे हो। सर अगर आपको 2 महीने का पैसा 2 दिन में आ रहा है तो उतना फटाफट ओडी का पेमेंट कर दोगे, क्लियर हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट उतना कम होगा, है ना। तो सर आप यहाँ पे क्या बोलते हो कि 10 अप्रैल को जो परचेज हुआ, ठीक है, करेक्ट है, उसका जो पेमेंट है वो 10 जून को ना करके 12 अप्रैल को ही बेसिकली आप करने के लिए रेडी हो। लेकिन आपने अगेन एक कंडीशन रखी कि सर अगर 2 महीने का पैसा 2 दिन में चाहिए तो अगेन मुझे डिस्काउंट दीजिए। अगेन डिस्काउंट की बारी आ गई, है ना। तो सर यहाँ पे डिस्काउंट आप क्वांटिटी पे नहीं ले रहे हो, किस पे ले रहे हो? पेमेंट टर्म्स पे ले रहे हो, पेमेंट टर्म्स पे ले रहे हो। और जब पेमेंट टर्म्स पे डिस्काउंट लेता है ना, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो अगर आपको किसी ने डिफरेंस पूछा ना ट्रेड एंड कैश, तो आप बता सको उसको, ठीक है। तो सर कैश डिस्काउंट यूजुअली हम कभी देते हैं? यूजुअली बिल बनाने के बाद होता है ये, और ये पेमेंट टर्म्स पे ज़्यादा करके मायने डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यूजुअली बिल बनाने के बाद जो डिस्काउंट कंसिडर हो, क्या डिस्काउंट, ठीक है। तो मान के चलो उन्होंने बोला ठीक है यार, आप है ना मुझे 50 रुपीज़ ही पे करो, हर आइटम के पीछे कितना पे करो? 50 रुपीज़। तो आपको बैंक से कितना पे करना है? तो सर क्वांटिटी कितनी है आपकी? 5000, और कितना पे करना है आपको पर आइटम के लिए? 50। तो कितना पे करना है? 2,50,000। और जो आपको फ़ायदा हो गया, ठीक है, करेक्ट है, वो आपके लिए क्रेडिट होगा, नॉमिनल का रूल। तो वहाँ पे लिख दो आप टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना। कितने का लिखोगे आप? कितने का लिखोगे सर? यहाँ पे 2,75,000 माइनस 250, कितने का? 25,000 का, ठीक है, 25,000 का लिखोगे। और ध्यान रखना जब हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज करेंगे ना, हम इन सबकी ग्रुपिंग्स, ये पीएनएल में जाएगी कि बैलेंस शीट में, है ना, करेक्ट है, ये सभी को समझते हुए हम लोग चलेंगे। फिलहाल मैं आपको ये हम लोग स्टेप डिस्कस करें, इसके लिए मैं आपको अभी फिलहाल यहाँ पे ग्रुपिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम केस स्टडी करेंगे तो मैं ग्रुपिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग सीखना है सर। तो सर ये कैश डिस्काउंट आपके लिए 25,000 जो हो गया क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, आपका डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं अकाउंट्स में, तो यूजुअली टैली वगैरह में क्या होता है कि, या फिर अकाउंटिंग में ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाते, उसका लेजर ही क्रिएट नहीं करते। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं करते? जब बिल ही अब वेंडर का 2,75,000 बन रहा है, तो फिर हम क्यों ट्रेड डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करें? तो यूजुअली हम ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट ही दिखाते। बट फिर भी अगर आपको दिखाना तो आप दिखा सकते हो, मैंने आपको एंट्री बताई, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करते हैं प्रैक्टिकली कि बिल कितने की बनी? 2,75,000 की, तो सर हम परचेज भी कितना दिखाएंगे? 2,75,000 दिखाएंगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको करना है, तो अगर आपने कभी टैली वगैरह हैंडल किया तो वहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम होता है। जब हम टैली पे भी फाइनलाइजेशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो डिस्काउंट का कॉलम होता है, उसको एक्टिवेट करते हैं और वहाँ पे वो डिस्काउंट का परसेंटेज मेंशन कर देते हैं, या फिर अमाउंट जो भी होगा, जिससे कि वो डिस्काउंट का एक बिल पे कॉलम बन के आ जाता है, जिससे सामने वाले को एक मैसेज कन्वे होता है कि हमने डिस्काउंट दिया है ना। बट टेक्निकली हम लेजर खाली किसका बनाते हैं? कैश डिस्काउंट का। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या ये सीखा सर, ये हमने सीखा हमें बुक कीपिंग का पहला स्टेप कि हमें एंट्री कैसे करनी चाहिए और एंट्री में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते क्यों है सर? सर हम अकाउंटिंग इसके लिए करते हैं कि जो पास्ट के ट्रांजैक्शंस हैं उसको एक चैनल में हम कन्वर्ट कर सकें, जिसको हम लोग डेबिट क्रेडिट बोला है, और फिर उसका एक रिपोर्टिंग भी हम हमारे मैनेजमेंट को दे पाएँ, क्योंकि जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बेसिकली ये जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी कंपनी चल कैसे रही है, हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कितना हम परचेस कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कंपनी कितनी प्रॉफिट में है, कौन सा ऑफिस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी फैक्ट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये भी तो हमें रिपोर्ट करना होता है, जिसको MIS रिपोर्ट बोलते हैं, है ना। जो अकाउंटिंग का 3 अकाउंटिंग का भी आपने पढ़ा हो, है ना, कॉलेजेस में, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, करेक्ट है। तो सर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं जिससे कि जो मैनेजमेंट रिपोर्ट है, MIS रिपोर्ट है, वो भी हम जनरेट कर पाएँ सिस्टम से, है ना। तो होगा क्या कि जब आप एंट्री बहुत सारी करोगे, तो जब आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे
दिन में 1-2 एंट्री तो होगी नहीं सर, किसी किसी कंपनी में तो 1-1 हज़ार या 10-10 हज़ार एंट्री भी होती होगी डे की, है ना। तो सर कल को अगर मुझे जो है रिपोर्ट मांगा गया इस एंट्री का, तो मैं अगर 1000 एंट्री होती मेरी कंपनी में पर डे, तो मैं एक एक एंट्री को इवेलुएट नहीं कर सकता। अगर करने भी बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो एंट्रीज़ हैं इसकी हम समरी बनाते हैं। इसकी हम क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं, और उस समरी को बोला जाता है लेजर। समरी को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो सर आपको अकाउंटिंग वाउचर कंप्लीट होने के बाद या फिर डे बुक बनाने के बाद सेकंड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आपको लेजर बनाना है, ठीक है। तो सर लेजर कैसे बनेगा, अब लेजर बनाने के पहले मैं एक एडिशनल एंट्री कर दूं, यहाँ पे एक एडिशनल एंट्री कर दूं, फिर लेजर बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, जो मैं आपको बता पाऊँ। क्योंकि कभी भी जो कोई कंपनी स्टार्ट होती है, कोई भी एंटिटी स्टार्ट होती है, तो उसमें सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। विदाउट कैपिटल कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे प्रोप्राइटर, पार्टनर, LLP, प्राइवेट लिमिटेड या फिर OPC, कोई भी आप एंटिटी ले जाओ, तो वहाँ पे पहले सर कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा। तो मैं मान के चलो मैं कैपिटल इन्वेस्ट कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लेता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्यों डेबिट किया सर, बैंक क्यों डेबिट किया, क्योंकि पैसा आ रहा है कंपनी में, है ना, एंटिटी में पैसा आ रहा है। तो मान के चलो 5 लाख रुपया आपकी एंटिटी में इन्वेस्ट हुआ है। कितना इन्वेस्ट हुआ है, 5 लाख हुआ है, ठीक है। और 2 क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ पे कैपिटल, 2 क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। क्या कितना आएगा, 5 लाख आएगा, ठीक है। अब सर ये बैंक आपने डेबिट किया तो समझ गया, रियल का रूल लगाया। ये कैपिटल क्यों क्रेडिट किया, तो यहाँ पे आप जो है ना, ये जो 3 गोल्डन रूल आपने पढ़ा यहाँ पे, है ना, इसके साथ एक और रूल ध्यान में रखना, एसेट्स का और लायबिलिटी का। ये एक एडिशनल रूल आपको बहुत फायदा करेगा प्रैक्टिकल में, ठीक है, समझने के लिए। अगर आपको कोई पैसा फ्यूचर में रिसीव होगा, फ्यूचर में, मतलब उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, अकाउंटिंग में, राइट टू रिसीव मनी। हम जब स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स है, राइट टू रिसीव मनी, है ना, करेक्ट है। तो वो हमारा एसेट होता है, वो डेबिट होता है। और जहाँ पे हमारा ऑब्लिगेशन होता है टू पे इन फ्यूचर, ऑब्लिगेशन, है ना, तो उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सर जो एंटिटी को पैसा मिला है, 5 लाख रुपया, क्या वो एंटिटी का है, नहीं सर, वो इन्वेस्टर का है। कल को इन्वेस्टर को पैसा वापस देना पड़ेगा, है ना। तो सर वो हमारे लिए क्या हुई, लायबिलिटी हुई। तो मैंने कैपिटल पे कौन सा रूल लगाया, एसेट लायबिलिटी का लगाया, और मैंने कैपिटल को यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट किया, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने एक एंट्री और कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, यहाँ पे हम लेजर जो है बेसिकली बना लेते हैं लेजर, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे हम जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन है, इसको मैं एक डेट दे देता हूँ, मान के चलो 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, 1 अप्रैल। अब यहाँ पे लेजर कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, लेजर कैसे बनेगा। लेजर का है सर, लेजर एंट्री की समरी है। तो सर हर एंट्री में जितने लाइन आइटम होंगे, इसको लाइन आइटम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, जितने लाइन आइटम होंगे उतनी आपका लेजर बनेगा, उतना ही आपका क्या बनेगा, लेजर बनेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर कोई लाइन आइटम किसी नेक्स्ट एंट्री में वापस रिपीट हो रही है, अगर कोई लाइन आइटम जैसे बैंक है, ये वापस रिपीट हो रही है, तो उसका फिर नया लेजर नहीं बनेगा, हम उसको उसी लेजर में पोस्ट करेंगे। तो समरी का मतलब होता है कि सेम लेजर की चीज़ों को जमा करना, है ना। तो सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर बनाना हुआ तो पहली एंट्री के हिसाब से अगर हमें लेजर बनाना हुआ तो हम लेजर कैसे बनाते हैं, कभी अपने कॉलेज में बनाया हो, ठीक है, कैसे बनाएंगे। तो सर हम लिखते हैं, एक साइड डेबिट लिखते हैं और दूसरी साइड क्रेडिट लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं क्रेडिट, है ना, करेक्ट है। एक साइड डेबिट लिखते हैं और एक साइड क्रेडिट लिख देते हैं, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे जो लेजर लिखेंगे तो हम लेजर का नाम लिख लेते हैं, तो लेजर का आप नाम लिखिएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला हम लेजर किसका बना रहे हैं, हम सबसे पहला लेजर जो है या बैंक का बना लेते हैं। पहला लाइन आइटम बैंक है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हो गया, एक लेजर बैंक का बन जाएगा। फिर सर सिंपल आप जो है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे कैपिटल का, क्योंकि पहली ही एंट्री में एक लाइन आइटम यहाँ पे कैपिटल है कि नहीं। और ये जो लेजर है, ये आप जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर देगा, टैली, SAP वगैरह, ठीक है। लेकिन ये बनता कैसे है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हम भी जब इसको एक्सेल में बनाएंगे तो हम विथ फॉर्मूलाज वगैरह बनाएंगे, जिससे हमें टाइम ना लगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में ही। तो एक मैं कैपिटल बना लूँ, क्योंकि कैपिटल भी है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ
और यहाँ पे एक लाइन आइटम और बना लेता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सेकंड एंट्री का भी लेजर बनाना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ परचेज अकाउंट लिख लेता हूँ, ठीक है, करेक्ट है, परचेज अकाउंट लिख लेता हूँ। और इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक लाइन आइटम और बना लेता हूँ, ठीक है, एक लाइन आइटम और बना लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेंडर अकाउंट। क्या लिखता हूँ? वेंडर अकाउंट, ठीक है, करेक्ट है। तो जितनी आपकी लाइन आइटम होंगी उतना आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेजर्स बनाना पड़ेगा। सिंपल है, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप डिस्कस करो, ठीक है। तो सर यहाँ पे पहला बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट है। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल थोड़ा सा जो है मूव अप कर लेता हूँ, जिससे मुझे एक और लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक और किसका लेजर बनेगा? कैश डिस्काउंट का भी तो लेजर बनेगा ना, वो भी तो लेजर बनेगा। तो मैं इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, इसको बना लेता हूँ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, है कि नहीं, है ना। एक लेजर इसका भी बन जाएगा। तो सर अब वन बाय वन हम लेजर से बात करते हैं। तो पहला लेजर बैंक का बनेगा। तो अब आपको सोचना है ध्यान से, अगर आपने कभी लेजर नहीं बनाया तो आपको एकदम ध्यान से सोचना है कि सर ये लेजर बनेगा कैसे, ठीक है। तो सर यहाँ पे पहला क्या है? यहाँ पे पहला बैंक है, पहला क्या है? बैंक है, ठीक है। तो सर ये जो बैंक है ये एंट्री में कौन सी साइड बैठा है? सर डेबिट साइड बैठा है। तो अगर ये एंट्री में डेबिट साइड बैठा है तो उसके लेजर में भी वो डेबिट में इफेक्ट आएगा, और अगर वो क्रेडिट साइड बैठा होता तो उसके लेजर में क्रेडिट में इफेक्ट आता। तो सर हमारे केस में क्या होना चाहिए? सर डेबिट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो आपको डिसाइड करना है लेजर बनाने के टाइम पे कि आपकी जो एंट्री है उस एंट्री का जो लाइन आइटम है वो डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा, ये आपको सोचना है। और दूसरा, जब आप बैंक डेबिट करेंगे तो बैंक डेबिट क्यों हुआ? सर कैपिटल की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? कैपिटल की वजह से हुआ। तो सर हम जब भी कोई लेजर बनाते हैं तो हम जिसके वजह से वो डेबिट या क्रेडिट हुआ वो लिखते हैं। तो हम किसकी वजह से हुआ? कौन फैक्टर हुआ? तो सर कैपिटल हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। और जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? आपकी 5 लाख। 5 लाख आ गई। सिंपल है, कोई डाउट? लेजर कैसे बनता है क्लियर हो गया? फंडामेंटल से क्लियर हो गया ना, तो आप सॉफ्टवेयर में जब काम करेंगे ना, लेजर हम क्यों बना रहे हैं मैनुअली, पता है आपको? सर जब बहुत बार जब हम बुक फाइनल करते हैं ना, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्लोज करना होता है, तो हमें बहुत बार लेजर का इफेक्ट ही समझ में नहीं आता कि डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, क्योंकि वो एंट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब हम कैश फ्लो बनाते हैं, एडवांस सिचुएशन सॉल्व करते हैं, वहाँ पे लेजर का कॉन्सेप्ट बहुत यूज आएगा आपको। इसके लिए हम लेजर फिलहाल एक फंडामेंटली बना लेते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू तो बनाना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेजर क्या है? कैपिटल। कैपिटल कौन सी साइड बैठा है? सर क्रेडिट साइड है कि नहीं? तो सर इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं डेबिट के लिए बाय। तो क्या यूज करेंगे हम? बाय बैंक अकाउंट, बराबर की नहीं। और वैल्यू कितनी? सर सेम फाइल है। सर सेम फाइल है कि नहीं? सेम फाइल है। सिंपल है ना। अब सर पहला एंट्री का मेरा जो पोस्टिंग है लेजर में हो चुका है। अब मैं जो सेकेंड एंट्री है जो हमने परचेस किया है उसका भी पोस्टिंग करना है। तो उसमें पहला लाइन आइटम परचेस है। परचेस कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। तो डेबिट में इफेक्ट आएगा परचेस के लेजर में, और लिखेंगे क्या हम? टू वेंडर अकाउंट। टू वेंडर अकाउंट लिखेंगे। कितने का लिखेंगे? 2,75,000 का। 2,75,000 का लिखेंगे, है ना, करेक्ट है। और नेक्स्ट मेरा वेंडर है, तो वेंडर के लेजर में कौन सी साइड इफेक्ट आएगा? क्रेडिट में आएगा। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय परचेस अकाउंट लिखेंगे। बाय परचेस अकाउंट लिखेंगे, है ना, करेक्ट है। कितना? 2,75,000, बराबर। अब सर बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा, सर ये तो हमारे कॉलेज का है, ये आप क्यों सिखा रहे हो? ध्यान रखना, मैंने एक स्टोरी बताई थी, याद है? वो ऑफिस पर्सन जो चाय मशीन से बेसिकली कंसीडर करता है, और जिस दिन मशीन उसकी काम करना बंद कर दी तो उसको चाय मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो जिस दिन आपका टैली या एसएपी जो है एरर अगर दे रहा है, मान के चलो, या फिर रिपोर्ट सही नहीं दे रहा है, उस टाइम अगर आपको मैनुअली बनाना पड़ा तो, या फिर आपके फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने लगे कि कौन सी सिचुएशन डेबिट या क्रेडिट होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए हम ये क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। लेजर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर सेकेंड लाइन आइटम, थर्ड एंट्री में आते हैं। थर्ड एंट्री में आपका पहला लाइन आइटम वेंडर है। तो वेंडर कौन सी साइड है? तो वेंडर आपका यहाँ पे डेबिट साइड है। तो इफेक्ट भी कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। जब डेबिट साइड आएगा तो वेंडर में इफेक्ट कितने का है? 2,75,000 का है, ठीक है, 2,75,000 का। बट ये 2,75,000 के लिए फैक्टर कितने? ये दो है ना, ये दोनों कंसोलिडेट होके फैक्टर है। तो जब इफेक्ट भी आएगा तो दोनों का आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक और टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, बराबर की नहीं? बराबर की नहीं, है ना, करेक्ट है। तो टू कैश डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे, है ना। कितना लिखेंगे? तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे 250 और यहाँ पे लिख देंगे 25। सिंपल है। तो सर अब हमें वेंडर का होने के बाद बैंक में इफेक्ट देना है। तो बैंक का लेजर ऑलरेडी है, तो नया क्यों बनाएंगे? तो बैंक में कौन सी साइड इफेक्ट है? तो बैंक में क्रेडिट साइड इफेक्ट है।
तो क्रेडिट साइड इफेक्ट है, तो यहाँ पे क्रेडिट में इफेक्ट करेंगे, बट लिखने के टाइम क्या लिखेंगे हम, बाय वेंडर अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय वेंडर अकाउंट। कितने का लिखेंगे बाय वेंडर अकाउंट, 2,50,000 का। कितना, 2,50,000 का, बराबर 2,50,000 का, सिंपल है ना। और फिर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपका क्रेडिट है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका बाय वेंडर अकाउंट, है कि नहीं। कितना, 25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं क्लासरूम वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत बार जब मैं काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को भी जब मैं एडवांस सिचुएशन में लेजर का इफेक्ट पूछता हूँ, नहीं बता पाते। क्यों, क्योंकि सर हम 8-10 साल 12 साल 15 साल से काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मैनुअली कॉलेज के बाद बनाई नहीं ना, तो समझना तो है कैसे काम करता है, थोड़ा रिफ्रेश तो हो जाए, है कि नहीं। चलिए, अब सर सब एंट्री हो चुकी है। कितने लेजर बने, देखिए एंट्री कितनी हुई, 3। लेजर कितने बने, 1 2 3 4 5, लेजर भी 5 बने। अब सर जैसे लेजर जो है हमने क्यों बनाया, वो हमने एंट्री की समरी बनाई। एंट्री की क्या बनाई, समरी बनाई। तो जब लेजर्स भी होगा तो लेजर की भी बहुत सारी बेसिकली क्वांटिटी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम आगे आगे लेजर की भी समरी बनाएंगे, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, इन शॉर्ट ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर्स की समरी है। जो उसका बैलेंस होता है वो हम टीबी में ट्रांसफर करते हैं, तो वो समरी है। जब हमें कोई बैलेंस देखना होता है तो हम टीबी से ही बैलेंस देखते हैं, ठीक है। और दूसरा, टीबी हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें सीए को देना होता है, हमारे ऑडिटर को देना होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं। कभी भी अगर आपने काम किया होगा तो वो आपसे टीबी ही मांगते हैं, फाइनल टीबी मांगते हैं। टीबी को फाइनल करना होता है, कुछ प्रोविजनल क्लोजिंग एंट्री मार के, है ना। वो क्लोजिंग एंट्री भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर सिंपल तरीके से यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो है लेजर बना लिए। अब अभी हमें सभी लेजर को क्या करना है, क्लोज करना है। सभी लेजर को क्या करना है, क्लोज करना है। तो हम सभी लेजर को 1 बाय 1 क्लोज करेंगे। तो क्लोज कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे टोटल ले लेते हैं, टोटल लेते हैं सर, ठीक है, टोटल लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो होना चाहिए वो आपका टैली होना चाहिए। टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। अब जो बैंक है वो टैली हो रहा है क्या, सर नहीं, टैली नहीं हो रहा है। अगर टैली करना होगा तो मुझे क्रेडिट साइड में 2,50,000 और लिखना पड़ेगा 2,50,000 डेफिनेटली, तब जाके टैली होगा ना, तब जाके टैली होगा। तो जो 2,50,000 हुआ, यही मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। ये मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बैंक के लेजर को यहाँ पे क्लोज किया। अब मुझे कैपिटल को क्लोज करना है, तो सेम सिंपल, यहाँ पे 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख, और इसको हम कॉपी पेस्ट करते तो यहाँ पे 0 है। तो मुझे टैली करना है तो यहाँ पे 5 लाख लिखना पड़ेगा, और ये 5 लाख मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे लिखेंगे हम टू क्लोजिंग बैलेंस, टू क्लोजिंग बैलेंस। और यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, खास करके जो बैलेंस शीट होती है उसका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है कि नहीं, करेक्ट है। ये हमने कैपिटल अकाउंट किया, ये कैपिटल अकाउंट किया, ठीक है, करेक्ट है, ये कैपिटल अकाउंट किया। अब ये परचेज अकाउंट है, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे परचेज में यहाँ पे क्लोज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,75,000 और इसको टैली करना पड़ेगा ना, तो हमें टोटल फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे हम। 2,75,000, यहाँ पे भी 2,75,000 है ना। तो अगर टैली नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 2,75,000, और यही मेरा क्या हुआ सर, क्लोजिंग बैलेंस हुआ। ये मेरा क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस हुआ, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, है कि नहीं, क्लोजिंग बैलेंस हुआ। तो टैली कितने पे हुआ, 2,75,000 पे। कैपिटल मेरा टैली हुआ है कितने पे, यहाँ पे 5 पे, है ना, करेक्ट है। और उसके बाद मेरा वेंडर है, तो वेंडर को आप यहाँ पे जो है बेसिकली टोटल करें तो वेंडर में आपको कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वेंडर का डेबिट क्रेडिट टैली है, मतलब इसका मतलब है वेंडर का कोई आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, हमने पे कर दिया, है ना, करेक्ट है। और अगर हम कैश डिस्काउंट को देखें तो कैश डिस्काउंट में यहाँ पे हम क्रेडिट को टोटल करते हैं, है ना, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 25, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 2 क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल है ना, करेक्ट है। तो सर हमने लेजर बनाने के बाद लेजर को क्लोज किया, सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज होने के बाद फिर इसका क्या बनेगा सर, फिर इसका हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस में हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा पर्टिकुलर्स लेंगे। उसके बाद हमें लेना है एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम हम लेंगे क्रेडिट का। सिंपल है, राइट। और एंड में टीबी टैली होना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर आपको टीबी टैली करके दे रहा है, लेकिन इन केस आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा टीबी कैसे बनाते हैं या टीबी कैसे टैली करते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे, सर हमारा तो सॉफ्टवेयर बना देता है। इज इट, वी कैन आंसर दिस इन द इंटरव्यू,
राइट, करेक्ट है। अपने को वो जस्टिफाई करना चाहिए कि टीबी क्यों बनाया जाता है, टीबी टैली कैसे होता है ना, वो चीज़ आपको जस्टिफाई क्लियर होना चाहिए। तो सर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो बैलेंसेज हैं उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बैलेंस हम किसका ट्रांसफर करेंगे, बैंक का, ठीक है। अब बैंक यहाँ पे जब टैली हमने किया तो बैंक का डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, ठीक है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा था। हमने टैली करने के लिए उसको क्रेडिट में लिखा, टैली करने के लिए कहाँ लिखा, क्रेडिट में। तो अगर हमने क्रेडिट में लिखा है, ठीक है, करेक्ट है, तो हमें उसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा, डेबिट में, क्योंकि वो लेजर में डेबिट बैलेंस जाता है। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो आप टीबी में डेबिट में डालोगे। ये बैलेंस क्रेडिट नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट में लिख रहे हैं टैली करने के लिए, बट है बैलेंस कौन सा था, डेबिट, तो इसलिए हमने इसमें डेबिट में लिखा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा लाइन आइटम क्या होगा, टीबी का। सर कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस किधर है, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, इज इक्वल टू 5 लाख, करेक्ट है, बराबर। ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद थर्ड आपका परचेज आएगा, परचेज आएगा, तो परचेज कौन सी साइड आएगा, तो परचेज का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है तो डेबिट में आएगा, तो डेबिट में ले लीजिए 2,75,000, सिंपल है। और नेक्स्ट आपका वेंडर है, और वेंडर का तो कोई आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, तो इसको जीरो कर दो, ठीक है। और फाइनली आपका है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में आया है, बट वो आपके लिए क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हमने टैली करने के लिए क्रेडिट डेबिट में लिखा है, लेकिन इफेक्ट तो उसका क्रेडिट में करेंगे हम यहाँ पे 25, सिंपल है ना, करेक्ट है। और यहाँ पे जब हम टैली करें, करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो डेबिट होगा वो हमारे क्रेडिट से क्या होना चाहिए सर, टैली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। और अगर हमारा टीबी टैली है तब जाके हम P&L एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो सर अभी आपको लग रहा होगा हमने तो एक कॉलेज का बेसिक किया, बट नहीं, जब आप एडवांस सिचुएशन में पहुंचोगे ना तो आपको यही चीज़ फील होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो कॉलेज का, बट नहीं, ये आपके फंडामेंटल्स हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो सर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने आज के सेशन में इन डिटेल एकदम डिस्कस किया बुक कीपिंग अकाउंटिंग को। किसको डिस्कस किया, बुक कीपिंग को किया, जहाँ पे हमने समझा कि बुक कीपिंग में एंट्री क्या होती है, एंट्री कैसे बुक की जाती है, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, लेजर क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और हम टीबी क्यों बनाते हैं, और टीबी को टैली कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि टीबी कैसे टैली किया जाता है, तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सर हमारे यहाँ पे तो टैली यूज़ होता है, SAP यूज़ होता है, टीबी तो वही टैली करके दे देता है। तो वो पूछेगा आप क्या करते हो, सर हम तो खाली एंट्री मारते हैं, वी आर द डेटा एंट्री ऑपरेटर। नहीं, वी आर द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब है किसी भी एंटिटी का अकाउंटिंग दे दो, उसको अकाउंटिंग करना आना चाहिए, चाहे प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, कंपनी हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, ई-कॉमर्स हो, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। तो हमें अकाउंटेंट बनना है सर सबसे पहले, ठीक है। तो आज के सेशन में अगर कुछ डाउट है, कोई शंका है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।